everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will proceed with the topic of importance of delegation. Class आपको पता चल गया होगा delegation कितना important topic है क्योंकि delegation की हमने पहले introduction complete की फिर elements of delegation complete की. आज हम delegation की importance complete करने वाले हैं. Is that clear class? तो सबसे पहले चलते हैं first importance पे. तो क्लास फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इफेक्टिव मैनेजमेंट. क्लास आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है डेलीगेशन के बारे में कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्लास हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वो इंपॉर्टेंट लाइंस जो एनसीईआरटी की मतलब एनसीईआरटी में मेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको आपको बहुत ध्यान से रीड करना है क्योंकि कहीं ना कहीं केस स्टडीज में आपको हेल्प करेंगे लाइंस आइडेंटिफाई करने में. सेकेंडली जब आप एक्सप्लेनेशन करेंगे इस पॉइंट की तो आपको वो लाइंस एग्जाम में जरूर लिखनी है जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो सके. मतलब वो इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली जब आप आंसर पेन डाउन करोगे एक्सप्लेन करोगे वो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि टीचर को क्लियर हो जाए कि हाँ आपको डीप नॉलेज है एंड टीचर आपको फुल मार्क्स दे सके. तो क्लास लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इफेक्टिव मैनेजमेंट. यस क्लास, अगर हमने क्लास डेलीगेशन को पढ़ा है तो उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो डेलीगेशन है अंडर डेलीगेशन मैनेजर पास ऑन द रूटीन वर्क टू द सबऑर्डिनेट्स. आपको पता है कि जो कोर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो मैनेजर अपने पास रखता है और जो रूटीन जॉब है जो इजी टास्क है मैनेजर उस रूटीन वर्क को सबऑर्डिनेट को पास कर देता है ताकि जो मैनेजर है वो कंपनी के कोर इश्यूज पे वर्क कर सके. ठीक है, तो क्लास लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट. Under delegation, manager pass on the routine work to the subordinate so that they are able to concentrate on core issues of the company. सिंपल सी बात है कि जो मैनेजर है वो रूटीन वर्क सबऑर्डिनेट को पास कर सके ताकि जो मैनेजर्स है वो कोर इश्यूज यानी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे वर्क कर सके. नेक्स्ट, by delegating the work and by empowering the employees, the manager are able to function more efficiently as they get more time to concentrate on crucial matters of the organization. उसी लाइन को रिपीट किया गया है लेकिन एक चीज उसके अंदर डाली गई है कि जब आप वर्क डेलीगेट करते हो एम्प्लॉयज को और उन्हें एम्पावर करते हो, एम्पावर मीन्स आप उन्हें अथॉरिटी देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो मैनेजर की टेंशन खत्म. सपोज करो आप मैनेजर हो, आपने अपना काम आगे पास कर दिया, अब आपकी टेंशन खत्म कि रूटीन जॉब आपने पास कर दी, अब आपके पास जो टाइम बचा उसमें आपको क्रूशियल मैटर्स पे फोकस करना है. फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क. क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से इसको समझना है. फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क प्रोवाइड्स देम. क्लास इस चीज को ध्यान से समझो कि मैनेजर जब फ्री हो जाएंगे रूटीन वर्क से तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं टू एक्सेल इन न्यू एरियाज. वो अपनी स्पेशलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करके वो न्यू एरियाज में एक्सेल कर सकते हैं. तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट का जिस्ट क्या है कि रूटीन जॉब या जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो मैनेजर ने आगे पास कर दी ताकि वो कोर इश्यूज पे वर्क कर पा रहे हैं. उनके पास जो टाइम बच रहा है उस टाइम में वो अपने न्यू एरियाज न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर पा रहे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट. यस क्लास, ये दोनों चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेलीगेशन से मैनेजर का तो फायदा होता ही होता है कि भाई वो कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर पा रहा है, साथ के साथ जो एम्प्लॉय है उसकी भी डेवलपमेंट होती है. जब एम्प्लॉय को हाई लेवल काम करने का मौका मिलता है, उसे मैनेजरियल लेवल काम करने का मौका मिलता है, वो चैलेंजिंग टास्क सीखता है, तो कल को फ्यूचर में जब भी मैनेजर की पोस्ट खाली होती है या कोई बड़ी पोस्ट खाली होती है तो हम उस एम्प्लॉय को प्रेफर करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उसने हायर लेवल के काम सीख लिए हैं, उसके पास हायर लेवल के काम का एक्सपीरियंस है. तो ऐसे में ये जो एम्प्लॉयज हैं ये हायर पोजीशंस के लिए प्रेफर किए जाते हैं. ये ऑब्वियस बात है, आप खुद सोचो मैनेजर ने अपने थोड़े बहुत काम 20-30% काम अपने सबऑर्डिनेट को दिए, तो सबऑर्डिनेट ने जब उन कामों को सीखा तो उसे उन कामों का एक्सपीरियंस मिला. और ये पॉसिबल बात है कि फ्यूचर में जब भी प्रमोशन की बात होगी या फ्यूचर में जब भी मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात होगी तो उन एम्प्लॉयज को कंसीडर किया जाएगा. लेट्स रीड, एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड स्किल्स. ये बात ऑब्वियस है क्लास कि जब मैनेजर अपना काम एम्प्लॉय को दे रहा है
तो एम्प्लॉय को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपने टैलेंट और स्किल यूज कर सके हाई लेवल काम करने के लिए। एंड दिस में गिव राइज टू द एबिलिटीज हिडन इन देम, जो एबिलिटीज उनके अंदर आज तक देखी नहीं गई हो, जो एबिलिटीज उनकी आज तक सामने ना आई हो, जो लेटेंट थी, लेकिन जब काम डेलीगेट किया जाएगा तो उनकी वो एबिलिटीज सामने आएंगी। आप खुद सोचो क्लास, एज अ क्लास टीचर अगर मैं रूटीन जॉब किसी बच्चे को देती हूँ और वो काम वो बच्चा बहुत अच्छे से करता है, तो उसकी जो एबिलिटी छुपी हुई थी, जो हिडन थी, ये सामने आई है। This will enable them to perform complex tasks and assume those responsibilities which will improve their career prospect। Obvious बात है क्लास, जब एम्प्लॉइज, जब सबऑर्डिनेट ये कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करेगा, अपना काम तो कर ही रहा है, साइड बाय साइड मैनेजर का जो रूटीन जॉब है वो भी कर रहा है, तो उससे उनका करियर प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा, फ्यूचर में उनको करियर ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे। क्लास लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन में जरूर आप आंसर शीट में लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Delegation empowers the employees by providing them with a chance to use their skills। ध्यान से देखो क्लास, कि डेलीगेशन से एम्प्लॉयज को पावर मिली, उन्हें एक चांस मिला टू यूज देयर स्किल्स, गेन एक्सपीरियंस एंड डेवलप देमसेल्व्स फॉर हायर पोजीशंस। यही बात है, पूरे पॉइंट का कंक्लूजन है ये जो आपको एग्जाम में लिखना है, कि डेलीगेशन से एम्प्लॉयज को एम्पावर किया जाता है, उन्हें एक चांस दिया जाता है जिससे वो अपनी स्किल्स को यूज कर सके, एक्सपीरियंस गेन कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उन्हें एक्सपीरियंस मिला हाई लेवल काम का, और अपने आप को डेवलप कर सके फॉर हायर पोजीशंस, क्योंकि उन्होंने हाई लेवल काम सीखा है, उसका एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वो अपने आप को हायर लेवल पोजीशंस के लिए तैयार कर सकते हैं, वो एक बेटर लीडर, बेटर डिसीजन मेकर बन सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्लास एक बार ध्यान से देखना, डेलीगेशन से सिर्फ एम्प्लॉय का टैलेंट डेवलप नहीं होता, साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ध्यान से सुनो। क्लास, जब एक टीचर क्लास में एक ही बच्चे को बार बार अपना काम देती है कि बेटा अटेंडेंस रजिस्टर कंप्लीट कर दो, बेटा मेरा अचीवमेंट नोटबुक कंप्लीट कर दो, और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है सभी बच्चों की नोटबुक्स चेक करके, सब कलेक्ट करके मुझे दो, किसका काम कंप्लीट है रिकॉर्ड बनाओ, तो क्लास कहीं ना कहीं उस बच्चे के ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? उस बच्चे के ऊपर और बाकी बच्चों को दिखता है कि टीचर इस पे ना ट्रस्ट करती है, ये अच्छा बच्चा है, इसके अंदर कुछ एबिलिटी है जो टीचर अपने लेवल का काम इस बच्चे को दे रही है, हम में से तो किसी को नहीं दे रही, इसको दे रही है, तो उस बच्चे के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई सुपीरियर ने, मैम ने मुझ पे ट्रस्ट किया, बाकी बच्चों को भी लगता है कि यार इसके ऊपर मैम का ट्रस्ट है, यानी इसमें कुछ टैलेंट है। ठीक है, तो क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे ही जब कोई बॉस, क्लास में आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, जब स्कूल प्रिंसिपल बाकी सीनियर डिपार्टमेंट के टीचर्स में से अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि मैम ये काम आप देखोगे, ये एक्टिविटी जो है या जो ये सेमिनार है इसके आप हेड हो, आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो आई फील वेरी गुड, मुझे वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि इतने सारे सीनियर डिपार्टमेंट में से मुझे ये मौका मिला, मुझ पे सुपीरियर ने ट्रस्ट करा, यानी हाँ मेरे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है, मुझे वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है, मैं मोटिवेट होती हूँ और मेहनत करने के लिए कि हाँ भाई इतने समय से मुझे चुना गया। तो क्लास यही लिखा है, डेलीगेशन not only helps in developing the talent of employees but it also has psychological benefit। क्या psychological benefit है ये आपको एग्जाम में मेंशन करना है। when a superior entrusts a subordinate with a task, it is not merely the sharing of work। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ काम शेयर किया गया है, but involves trust on the superior's part। but ये भी दिखता है कि superior का trust है इस person पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को एक टास्क देता है, उसे अपना काम देता है, तो ये सिर्फ शेयरिंग ऑफ वर्क नहीं है, इट इन्वॉल्व्स ट्रस्ट ऑन द सुपीरियर्स पार्ट, कि हाँ सुपीरियर को इस एम्प्लॉय पे ट्रस्ट है। द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डिस्प्लेड बाय द सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। जब एक सुपीरियर अपना ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एक सबऑर्डिनेट पे दिखाता है, तो उस सबऑर्डिनेट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, जिससे वो एनकरेज होता है और मोटिवेट होता है टू वर्क हार्डर। इज दैट क्लियर क्लास? तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डिस्प्लेड बाय द सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट बिल्ड्स हिज कॉन्फिडेंस
एंड सेल्फ एस्टीम विच मेक्स हिम फील एनकरेज एंड मोटिवेट्स। क्लास यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, मोटिवेट्स में सिंगल एस आएगा, तो विच मेक्स हिम फील एनकरेज एंड मोटिवेट्स हिम टू वर्क हार्डर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। क्लास सुनो, सपोज करो एक कंपनी है और उस कंपनी ने एक नई ब्रांच ओपन करने की सोची। अब नई ब्रांच में उन्हें नए मैनेजर्स चाहिए, नए असिस्टेंट मैनेजर्स चाहिए। तो ऐसे केस में किसी न्यू पर्सन को मैनेजर बनाने से अच्छा है कंपनी क्या सोचेगी कि इतने सालों से मैनेजर सोचेगा, इतने सालों से मैं जिसे अपना काम दे रहा था, मैं जिसे अपना काम डेलीगेट कर रहा था, जिस सबॉर्डिनेट को, उस सबॉर्डिनेट को 20-30% मेरा काम आता है, मैनेजर का काम आता है, उसे कंपनी का काम करने का तरीका आता है, उसे कंपनी के तौर तरीके आते हैं। तो ऐसे केस में जब भी कंपनी न्यू वेंचर बनाएगी, न्यू ब्रांच ओपन करेगी, तो ऐसे केस में कंपनी उस न्यू वेंचर में, उस न्यू ब्रांच में उन एम्प्लॉयज को मैनेजर बनाना प्रेफर करेगी जिन्हें अभी तक काम डेलीगेट हो रहा था। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। क्लास रीड करने से पहले सिर्फ मेरी बात सुनो, उस पर फोकस करो। व्हाट आई एम सेइंग कि जब एक कंपनी एक न्यू ब्रांच या न्यू वेंचर ओपन करती है, तो इससे बेटर कि वो एक न्यू एम्प्लॉय को हायर करे फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर या जो भी सिग्निफिकेंट पोस्ट है न्यू कंपनी में, वो प्रेफर करते हैं कि इतने टाइम तक मैनेजर जिन एम्प्लॉयज को अपना काम डेलीगेट कर रहा था, उन एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं मैनेजरियल लेवल काम का एक्सपीरियंस हो गया, 30-40% वो सीख गए हैं, उन्हें कंपनी के तौर तरीके भी पता है, वो कंपनी से फैमिलियर है। तो एक न्यू पर्सन को मैनेजर की पोस्ट पे अप्लाई करने से अच्छा है कि उन एम्प्लॉयज को जिन्हें अब तक काम डेलीगेट किया जा रहा था, उनको उठा के वहां पे लीडिंग पोजीशंस दी जाए, क्योंकि उन्हें कंपनी के तौर तरीके पता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंपनी के लिए ग्रोथ इजी हो जाएगी। न्यू वेंचर के लिए नए एम्प्लॉयज ढूंढना, उन्हें ट्रेनिंग देने में टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा जो पुराने एम्प्लॉयज जिन्हें काम डेलीगेट किया जा रहा था, उनके पास ट्रेनिंग भी है, एक्सपीरियंस भी है, वो कंपनी के वर्क ईथोस जानते हैं, तौर तरीके जानते हैं, तो उनको न्यू पोजीशंस देना, न्यू वेंचर में पोजीशन देना इजी है। ओके, नाउ लेट्स रीड। डेलीगेशन मेक्स द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इजी as it provides ready workforce to take up leading positions। यहाँ पे इस क्लास पोजीशन की there is spelling error, provides ready workforce to take up leading positions in new ventures। ठीक है, क्योंकि इजी हो गई एक्सपेंशन, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वर्कफोर्स है, रेडी वर्कफोर्स है आपके पास, जो न्यू वेंचर में टॉप पोजीशंस ले सकती है। आप देखो क्लास, सेकंड पॉइंट जो आपको जरूर लिखना आंसर शीट में, ये पूरे पॉइंट को क्लियर कर देगा। Trained and experienced employees are able to play significant roles in the launch of new projects। देखो कैसे ट्रेंड एम्प्लॉयज वो किस लिए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैनेजर लेवल का काम डेलीगेट हो रहा था, उन्होंने सीख लिया, तो उन्हें ट्रेनिंग मिल गई, वो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज है। अब जब न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुए तो वहां पे ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कैसे? बाय रेप्लिकेटिंग द वर्क ईथोस। वर्क ईथोस होते हैं तौर तरीके, काम करने का तरीका, जो उन्होंने ओरिजिनल एंटरप्राइज या आपकी जो हेडक्वार्टर कह लो, या जो भी आपका ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से उन्होंने जो वर्क ईथोस सीखे हैं, उन्हें वो रेप्लिकेट कर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेट? उनको अप्लाई कर देंगे। जो वर्क ईथोस उन्होंने ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन से सीखे हैं, उन वर्क ईथोस को वो रेप्लिकेट कर देंगे। दे हैव लर्न फ्रॉम द एग्जिस्टिंग यूनिट। देखा, मैं वही कह रही हूँ कि जो उन्होंने एग्जिस्टिंग यूनिट से वर्क ईथोस तौर तरीके सीखे हैं, उन्हीं वर्क ईथोस को वो रेप्लिकेट कर देंगे इन द न्यूली सेटअप वेंचर्स की जो नई ब्रांचेस ओपन हो रही हैं, उसमें वो उन्हीं वर्क ईथोस को अप्लाई कर दे। रेप्लिकेट मतलब कॉपी, जो उन्होंने ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन से काम का तौर तरीका सीखा है, उसे वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप कर देंगे, उन्हें वो वहीं पर रेप्लिकेट यानी अप्लाई यानी कॉपी कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब क्लास जो लास्ट के 2 पॉइंट है ना, थोड़े से ट्रिकी हैं, बच्चों को इनकी लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल लगती है और इनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट क्लास ट्रस्ट में जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो मेन थे, आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के। 5th एंड 6th पॉइंट आर जनरल पॉइंट्स, ऐसी कोई इनके अंदर स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है या कोई ऐसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की बात नहीं हुई है, सिंपल पॉइंट्स है, जनरल पॉइंट्स है, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा। देखो क्लास, delegation establishes
सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। आपको पता है क्लास की जो डेलीगेशन है उससे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप बनता है। कैसे बनता है आप खुद देखो। मैं अगर आई एम अ टीचर और मैं आप लोगों को होमवर्क दूं, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि भाई मैम सुपीरियर, उनकी बात मुझे माननी। ऐसे ही सपोज करो क्लास मेरे पास बहुत काम है, तो मैंने रूटीन जॉब, मैंने बोला कि मुझे स्टूडेंट्स की कॉपीज कलेक्ट करके लिस्ट बना के दो किसका काम कितना कंप्लीट है, मैंने आपको पास कर दिया काम सपोज, ठीक है। तो जब मैंने आपको एक काम डेलीगेट किया जो कि मेरा काम था लेकिन रूटीन जॉब थी, तो मैंने आपको डेलीगेट कर दी और आपको वो काम करना है, तो इससे क्लियर हो गया कि मैं सुपीरियर हूं भाई। तभी तो मैंने हक से अपना काम आपको दे दिया। आप तो मुझे अपना काम नहीं दे सकते ना। आप तो नहीं कह सकते मैम मेरे पास बहुत होमवर्क है, आप मेरा ये होमवर्क कर दो, कि मैम मेरे पास बहुत सारा काम है और जो नोट्स बनाने, आप बिजनेस स्टडीज के नोट्स आप बना के लाना कल मेरे। आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मेरा ये जो काम है कॉपीज कलेक्ट करके लिस्ट बना के मुझे सबमिट करो। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पर्सन अपना काम सामने वाले को डेलीगेट करता है, तो इससे क्या क्लियर होता है कि जो पर्सन डेलीगेट करता है वो होता है सुपीरियर, और जिसे वो काम करना पड़ता है वो पर्सन क्या होता है, सबऑर्डिनेट। तो अगर मैं अपना रूटीन जॉब आपको दे रही हूँ कि आपको ये काम करना है, तो इससे ऑब्वियस पता चलता है कि मैं सुपीरियर हूँ, आप सबऑर्डिनेट हो। तो डेलीगेशन से क्या एस्टेब्लिश हो गई, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। क्लियर हो गया कि मैं सुपीरियर हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है एंड आपकी ड्यूटी है कि आपको मुझे काम करके देना है। तो मैं सुपीरियर हूँ, आप सबऑर्डिनेट हो। विच आर द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की। हियरार्की का मतलब मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 1 से डिस्कस हो रहा है। हियरार्की मतलब चेन, एक चेन ऑफ अथॉरिटी है। पता चल गया कि मैं सुपीरियर हूं, मेरे पास ज्यादा अथॉरिटी है, आप मेरे सबऑर्डिनेट हो तो आपके पास मेरे से कम अथॉरिटी है। तो एक तरह से चेन बनती गई। द डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी डिटरमाइंस हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। इससे क्लियर हो गया कि किसको रिपोर्ट करना। आपको मुझे रिपोर्ट करना है, मुझे ऊपर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना है। तो एक हियरार्की बन जाती है डेलीगेशन से। प्रिंसिपल ने अगर मुझे अपना काम दिया तो मुझे करना है, मैं मना नहीं कर सकती। मैंने आपको काम दिया, आपको मेरा रूटीन जॉब करना है। तो इससे क्लियर हो गया कि आई एम द सुपीरियर, यू आर द सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल हो मेरे केस में, प्रिंसिपल सुपीरियर है, मैं सबऑर्डिनेट हूं। तो ये जो फ्लो ऑफ अथॉरिटी है इससे पता चल जाता है हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। आपको काम करके मुझे रिपोर्ट करना है, मुझे काम करके प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना है। इट ऑल्सो डिसाइड्स द पावर एंजॉयड बाय ईच जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और क्लास ये लाइन जरूर लिखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। यू विल फाइंड इट कि जब आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करते हो तो आप खुद आप आइडेंटिफाई करोगे जब आप सैंपल पेपर्स करोगे कि ऐसी कोई केस स्टडी नहीं है जो आप नहीं कर पा रहे। क्योंकि कुछ भी नहीं होता क्लास, आपको जस्ट डीपली पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता और आपको सिर्फ एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करनी है एंड यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द केस स्टडीज, ऑल द 1 मार्क्स क्वेश्चन, ऑल द डायरेक्ट इनडायरेक्ट केस स्टडी क्वेश्चन, आप सब कर लोगे अगर आप बहुत डीपली स्टडी करते हो। हो सकता है किसी टॉपिक को पढ़ते टाइम आपको कभी लगे कि हम इतना डीप क्यों पढ़ रहे हैं, बट एक बार आपने उसको डीपली पढ़ लिया ना, तो फिर चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे इनडायरेक्ट आए, चाहे केस स्टडी आए, चाहे 1 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, तो क्लास ऊपर से 10 बार पढ़ लो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन डीपली अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे ढंग से, तो वहां पे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा अपने फाइनल एग्जाम से। ठीक है, तो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। इट ऑल्सो डिसाइड्स द पावर एंजॉयड बाय ईच जॉब पोजीशन। क्लास कोई अपना काम सामने वाले को डेलीगेट कर रहा है, इससे पता चल जाता है उसकी कंपनी में कितनी पावर है। समझो, मैं अपना काम स्टूडेंट्स को दे रही हूं, आपको करना ही करना है, तो इससे आपको पता चल रहा है मेरी क्या पावर है, मेरी जॉब पोजीशन की क्या पावर है। प्रिंसिपल मुझे ऑर्डर दे रही है, सभी टीचर्स को दे रही है, हम सबको उनका काम करना है, तो इससे पता चलता है कि प्रिंसिपल के पास कितनी पावर है। ठीक है, तो जो डेलीगेशन है बेसिकली ये सिंपली एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। इससे पता चलता है कि किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किस जॉब पोजीशन पे कितनी पावर है। तो एक तरह से जो मैनेजमेंट की चेन है ना, जो चेन ऑफ अथॉरिटी है, जो मैनेजमेंट हियरार्की है, हियरार्की समझ रहे हो, चेन ऑफ अथॉरिटी, कौन सी पोस्ट ऊपर है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, वो क्लियर हो जाती है। Now let's move to the last point, better coordination. Again a general point, a simple point. क्लास आपने एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन पढ़ ली हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपने नहीं पढ़े, आपसे मिस हो गया, तो एक बार आप पहले पुराने वीडियो लेक्चर को देखो। जो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये पावर, ड्यूटी, आंसरेबिलिटी बताते हैं। आपको पता है अथॉरिटी से पता चलती है पावर, पावर टू गिव ऑर्डर्स,
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूटी, सबॉर्डिनेट की ड्यूटी है, उसे जो काम दिया उसे करके दिखाना है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबिलिटी, ठीक है, कि आपको अगर मैंने काम दिया है और आपसे वो काम गलत हो जाता है तो आपको आंसर करना है मुझे, यू आर आंसरेबल टू मी। तो खैर ये हम डिटेल कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। अगर किसी भी बच्चे का मिस हो गया क्लास तो जरूर आप पिछली वीडियो देखो, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। तो क्लास जो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है वो क्या क्या दिखाते हैं, अथॉरिटी हमें क्या बताता है, पावर टू गिव ऑर्डर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बताता है, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू फुलफिल द टास्क असाइन टू हिम, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, आंसरेबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा, फर्स्ट पॉइंट में बस यही लिखा है कि जो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है वो आपको क्या क्या दिखाते हैं, अथॉरिटी पावर दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी। अच्छा, अब क्लास जब सबको अपनी जॉब की अथॉरिटी पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, अकाउंटेबिलिटी पता है, तो क्लास कोई कंफ्यूजन का चांस ही नहीं बचता। और जब कंफ्यूजन नहीं है तो यानी कि डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो बात, डुप्लीकेशन क्यों होगी, कंफ्यूजन ही नहीं, हर जॉब पोजीशन की अथॉरिटी फिक्स है कि किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी। जब ये एलिमेंट्स क्लियर है, मुझे अपनी अथॉरिटी ड्यूटी पता है, आपको अपनी अथॉरिटी ड्यूटी पता है, जो स्कूल का एचओडी उसे अपनी अथॉरिटी ड्यूटी पता है, सब जॉब पोजीशन को जब अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है तो कोई चांस ही नहीं बचता कि काम में कंफ्यूजन हो, डुप्लीकेशन, ठीक है। तो दिस एलिमिनेट्स द स्कोप ऑफ डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द वर्किंग रिलेशनशिप। भाई वर्किंग रिलेशनशिप सबको पता है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कंफ्यूजन है ही नहीं। क्लियर पिक्चर है वर्किंग रिलेशनशिप की, क्लियर है कि कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, सबको अपना काम क्लियर है, हर लेवल को अपनी अथॉरिटी पता है, हर लेवल को अपनी जॉब पता है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो मैं सेकंड पॉइंट पे एम्फसाइज कर रही हूँ क्लास, क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है वही मेन पॉइंट है, ठीक है। दिस एलिमिनेट्स द स्कोप ऑफ डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ द वर्किंग रिलेशनशिप्स एंड द वर्क बीइंग डन एट वेरियस लेवल। दिस फर्दर हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन। ये तो है ही क्लास, कोऑर्डिनेशन हो ही जाएगा। खुद सोचो, जब सब जॉब पोजीशन को अपनी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, कोई ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन है, कोई कंफ्लिक्ट का चांस ही नहीं है, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है। तो क्लास फिफ्थ एंड सिक्स्थ में बड़े जनरल से पॉइंट्स हैं, बहुत जनरल चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, बट जो फर्स्ट टू 4 पॉइंट्स है या वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। इज दैट क्लियर क्लास? तो मेरी एडवाइस यही है क्लास कि आप नोट्स कॉपी कर लें, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, अच्छे से एक एक लाइन को समझें, एक एक लाइन को डीपली स्टडी करें, ये आपको केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगी। और जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आंसर की, आप पेन डाउन करेंगे एक्सप्लेनेशन, और जब मतलब जो भी आप ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स, क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं है कि आपने कोई पॉइंट छोड़ा है, आपने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन करा है, तो यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स इन द एक्सप्लेनेशन। तो क्लास आई होप आपको जो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन का टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।